सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया शिवम, शुक्रिया। सर आपने एक लंबा अरसा पत्रकारिता जगत में बिताया है। आपने प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं। ऐसे में जब रिपोर्टिंग की बात आती है और जब हम रिपोर्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो तमाम तरह की रिपोर्टिंग होती है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं सर वो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। अगर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को समझने की कोशिश की जाए तो जो नए नवेले जो लोग हैं, जो पत्रकारिता जगत में नए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जो सबसे पहले जहन में होना ज़रूरी है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ख़ास तौर से नए पत्रकारों के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग सबसे आसान है और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग सबसे कठिन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो टीवी हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बारी बाद में आती है। थोड़े सीनियर लोगों को ही पॉलिटिकल रिपोर्टिंग दी जाती है और ऐसा इसलिए करने की परंपरा है कि जिससे उनके पास वो एक समझ डेवलप हो जाए कि जर्नलिज्म वाकई क्या है और कैसे हम राजनीतिक पत्रकारिता को अंजाम दें, कैसे लिखें, कैसे दिखाएं, कैसे देखें, कैसे समझें। और यहाँ संवेदनशीलता एक अलग तरह की संवेदनशीलता होती है। अगर रिपोर्टर ने जरा सी समझने में चूक की तो बात पलट जाती है और उस संस्थान की और उस रिपोर्टर की भारी बदनामी हो जाती है, क्योंकि भारत लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अलग तरह के महत्व हैं और उनका अपना अलग तरह का वजूद है। उसमें तनिक भी चूक होने से हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। मतलब संस्थान और पत्रकारिता और पत्रकार तो संकट में न पड़े। उसके लिए जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि वो सावधान रहें। और सावधान किन बातों से रहें? सूचनाओं से। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जो पहली शर्त है, जब किसी भी नौजवान को मौका मिलता है कि वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करे, तो वो पहले तो उत्साह से भर जाता है। उत्साह से भरना भी चाहिए, क्योंकि वो कोई गलत बात नहीं है, उत्साहित होना अच्छी बात है। लेकिन उत्साह में जो कहते हैं जोश में होश खोना, तो हमें जोश में होश नहीं खोना है। जब हमको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी मिलती है तो वहाँ हमें और गंभीर हो जाना है। वहाँ हमें अपने व्यक्तिगत आचरण में अपने कलम को और प्रतिबद्धता के साथ लेके चलना है। तब हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग को सफलतम तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज हमें कंट्रोवर्सी में पड़ने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये ज़माना सोशल मीडिया का है। ठीक बात है सर। जैसे जब और भी आगे बढ़ते हैं और जब नए रवेले रिपोर्टर्स की जैसे हम बात करें, तो ऐसे में इस तरह की कौन सी ऐसी जानकारी है जो वाकई में उस रिपोर्टर को जुटानी चाहिए पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते वक्त या उससे पहले? मुझे लगता है, जो मेरी अपनी समझ काम करती है, कि अगर कोई नए नौजवान साथी को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में मौका मिलता है तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे देश की मीडिया की व्यवस्था है उसमें पार्टीज अलॉट की जाती हैं कि भाई शिवम को अमुक पार्टी अलॉट की गई। अब मैं शिवम से बात करूंगा। अगर शिवम को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अलॉट की गई, जो देश के अधिकांश राज्यों में, अधिकतर राज्यों में सत्ता में है और केंद्र में सत्ता में है, तो शिवम को क्या करना चाहिए? तो शिवम को मेरी नज़र में ये करना होगा कि शिवम पहले भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ज़रूर समझें, भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस को समझें। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में कब पहली दफ़ा आई और फिर कैसे उसने अपने को ग्रो किया, राज्यसभा में उसकी क्या स्थिति थी, उसके नंबर्स क्या थी, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को कब, कितने, कैसे मिले, स्टेट असेंबली इलेक्शन में उसको कितना मिला, लोकसभा चुनाव में उसे कितना मिला, किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा, किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, किस पार्टी में, किस राज्य में ऐसा हुआ कि वोट मिले लेकिन सीट कन्वर्ट नहीं हुई। तो सबसे पहले शिवम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर्स से, पुराने लोगों से, जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं, उन पत्रकारों से, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से जाके पहले, कहीं किसी को ये बताने से पहले शिवम की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिवम की टिप्स पर पूरी भारतीय जनता पार्टी हो।
अगर ये नॉलेज गेन करके, और इस पूरे नॉलेज को गेन करने में शिवम को कोई 2 महीने 4 महीने नहीं लगाना है, शिवम को हार्डली 2 दिन की मेहनत में ये पूरा डेटा शिवम के पास होगा। कम से कम पिछले 5-7 असेंबली इलेक्शन का, पिछले 4-5-6 लोकसभा चुनावों का डेटा जब आपके पास होगा, वोट परसेंट होगा, नंबर ऑफ सीट्स होंगी, तो आप अपने को काफ़ी रिच पाओगे। सेकेंड फेज में जो हमें समझना होगा कि पार्टी किस तरह से पार्टी में चेंजेज आए पिछले 20 सालों में, 25 सालों में। जब पार्टी को अटल जी लीड करते थे तब क्या होता था, जब पार्टी को आडवाणी जी ने लीड करना शुरू किया तो कैसे चेंज आया, जब जोशी जी ने अध्यक्ष बने तो फिर क्या हुआ, क्योंकि ये लोग तब अध्यक्ष बने जब सरकार में नहीं थी ये पार्टी। फिर राजनाथ जी 2 बार 3 टर्म के राजनाथ जी अध्यक्ष थे, तब क्या हुआ। फिर जब तीसरे टर्म में राजनाथ जी ने मोदी जी को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद मोदी जी पावर में 2014 में आते हैं, तब फिर पार्टी ने कैसे बदलाव देखे। तो जब इन सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड शिवम के पास होगा तो शिवम को भारतीय जनता पार्टी की समझ एक डेवलप हो जाएगी, और फिर भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रायः देखा गया है कि नौजवान हमारे पॉलिटिकल पार्टी की रिपोर्ट करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट के साथ मूव कर जाते हैं। वो पत्रकारिता नहीं है, वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ये है कि हर कॉपी, हर एंगल, एक पत्रकारिता में एंगल शब्द इस्तेमाल अक्सर लोग कहते हैं कि ये वाला एंगल लेना, ये वाला एंगल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इस एंगल पर खबर बिक जाएगी, खबर चल जाएगी, खबर पढ़ी जाएगी। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो एंगल, किसी भी एंगल को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि पत्रकार के पास बेस डेटा हो। और हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम डेटा प्रोड्यूस करते हैं, चाहे टीवी में, चाहे प्रिंट में, चाहे डिजिटल में, तो वो डेटा पुराना नहीं लगना चाहिए। एंगल यही जस्टिफाई होता है कि हमारे पास जो उपलब्ध नॉलेज है, जो हमारे पास लीडर्स के बारे में जानकारी है, जो हमारे लीडर्स ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का जो इतिहास है, उसको जोड़ते हुए, वोट परसेंटेज को जोड़ते हुए, सीट्स को जोड़ते हुए, उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को जोड़ते हुए, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को जोड़ते हुए जब हम कोई कॉपी बनाते हैं या टीवी के लिए कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो एक कंप्लीटनेस लेके रिपोर्ट हाजिर होती है, और वो रिपोर्ट पसंद की जाती है, उसमें रिसर्च दिखती है। हमारी हर रिपोर्ट में कुछ न कुछ रिसर्च दिखनी चाहिए। रिपोर्टर की रिपोर्ट में ये नहीं होना चाहिए किसी रिपोर्ट में कि अरे यार तो ऐसे बयान के आधार पर कॉपी लिख दी गई है। बयान के आधार पर लिखी हुई कॉपी को बहुत वजन नहीं मिलता। रिपोर्टर को अगर अपनी इज्जत अपनी बीट में भी कायम रखनी है, पत्रकारों के बीच में, उस पार्टी के नेताओं के बीच में, तो उस पार्टी छोटी हो सकती है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण लिया, शिवम का उदाहरण लिया, वो हम करें जनता दल यूनाइटेड हो सकती है जो खाली बिहार में है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का भी अपना इतिहास है। तो अगर आपको हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, लालू यादव की हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, मुलायम सिंह यादव की हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, इतिहास बहुत मायने रखता है। इतिहास, उसका वोट परसेंटेज, उसकी जो डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंस है, वहाँ का वोट परसेंट, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, जब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं है तब तक आप अच्छी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। जैसे सर, जब रिपोर्टर रिपोर्ट करने जाते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते वक्त कई बार देखा जाता है कि वो पार्टी कार्यकर्ता जैसी भूमिका में नज़र आने लगता है। ऐसा क्यों होता है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको समझना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए? आप पार्टी कार्यकर्ता, इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चलन आ गया है कि पार्टी कार्यकर्ता लोग बन गए हैं या बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है ये बचा जा सकता है, हालांकि इसमें बहुत बॉर्डर लाइन का फ़र्क है, मतलब जिसको बोलते हैं तलवार के धार पर चलना और पार्टी कार्यकर्ता का लाइसेंस अपने ऊपर न लेना, ये दोनों लगभग बराबर है। लेकिन हम जिस पेशे से आते हैं, पत्रकारिता के जिस पेशे में आते हैं, उस पेशे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें लोग पत्रकार के रूप में ही जानें, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में न जानें। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जर्नलिज्म का बेस है जन पक्षधर पत्रकारिता, पब्लिक ओरिएंटेड जर्नलिज्म। अगर आप पब्लिक ओरिएंटेड जर्नलिज्म करते हैं तो आप इस तरह के आरोपों से घिरेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। बाकी लोकतंत्र है, आरोप लगाने का सबके पास अधिकार है, लेकिन इससे हम आसानी से बच सकते हैं। और तब जब हमारी रिपोर्ट्स एकांगी न हो, एक तरफा न हो, एक कंप्लीटनेस की तरफ हो, किसी के केवल बयान, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मान लिया किसी पार्टी के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसे हम पब्लिश करेंगे, उसे हम दिखाएंगे, लेकिन उसमें जब हम अपनी राय जोड़ते हैं वहाँ एकांगी नहीं होना है। हमें एक कंप्लीट पिक्चर प्रोड्यूस करनी है। अगर हम कंप्लीट पिक्चर प्रोड्यूस करने में कामयाब हैं
तो हम पे कम आशंका है कि हम पार्टी कार्यकर्ता की तरह प्रोड्यूस किए जाएं पब्लिक की नज़र में। अदरवाइज दिक्कत होती है, इससे बचना चाहिए। अगर हम जन पक्षधर हैं तो बच जाएंगे, जन पक्षधर नहीं हैं हमें उतनी ही सूचना लेके जानी। कई बार रिपोर्टर गलती करते हैं, रिश्तों के नाते रिश्तों को मेंटेन कर, रिपोर्टर को कई बार जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे फील्ड में उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि वो अति उत्साह में अतिरेक के लेवल पर चले जाते हैं और किसी के पक्ष में इतना खड़े हो जाते हैं, उस समय उनको लगता है कि आज हम रिश्ता बना लेंगे तो ये कल काम आएगा। मेरा अपना ये मानना है कि राजनीति में कोई भी सगा नहीं है। राजनीति में वो राजनेता अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, अपनी सीट सिक्योर करने के लिए काम करता है, अपने वोट सिक्योर करने के लिए काम करता है। तो एज जर्नलिस्ट भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लिए काम करें, अपने करियर के लिए काम करें, अपने प्रोफेशन की इंटीग्रिटी कायम रखने के लिए काम करें। जब हम छोटे छोटे इंटरेस्ट में इस तरह की चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं तो हम पे पार्टी कार्यकर्ता का आरोप लग जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं लगना चाहिए। लेकिन बचना उससे हमें ही होगा। आरोप लगाने वाले लगाते रहें, लेकिन अगर हम ईमानदार हैं, हम बचने की कोशिश करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि बचा जा सकता है। और आज भी बचने की पूरी गुंजाइश है जब लोग बहुत बड़े पैमाने पर आरोप प्रत्यारोप के घेरे में। सर, आपने एक लंबा अरसा बिताया है समाचार पत्रों में, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। अब जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बात हो रही है तो ऐसे में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कवर करते वक्त टीवी के लिए कवर करना और समाचार पत्रों के लिए कवर करना, कितना फ़र्क होता है इनमें? इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है शिवम, क्योंकि टेलीविज़न के जर्नलिज्म करते समय हमारे लिए विजुअल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर विजुअल नहीं है तो हमारा इनपुट हेड हमें दौड़ा लेगा एक रिपोर्टर के रूप में। वो कहेगा तुम्हारे पास कुछ नहीं, बकवास मत करो, चलो यहाँ से भागो। अखबार में ऐसा नहीं है। अखबार में आप उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जो सूचनाएं आप अपनी तरफ से भी कहना चाहते हैं उसको भी आपने सूत्रों के हवाले से चिपका दिया तो कॉपी बन गई। यही मैं फिर फ्लैशबैक में जाऊं, जब मैं शुरू में बात कर रहा था कि हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस पार्टी की, उसके वोट की, उसके सीट की, उसकी प्रेजेंस की। तो अखबार में वो पैडिंग में काम आ जाता है, और पैडिंग में काम आते हुए भी पैडिंग दिखती नहीं है लिखते समय। अगर लिखने वाला रिपोर्टर होशियार है तो वो लेखनी है, गौर तलब है, उस तरह से। हाँ, मतलब उसको जैसे चोटी गुंथी जाती है, माएँ हमारी बेटियों की चोटी गुंथती हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस तरह से चोटी की तरह गुंथते हैं तो चोटियाँ बहुत अच्छी लगने लगती हैं। वैसे ही कॉपी भी अच्छी गुंथ जाती है। बट टेलीविज़न में वो सुविधा आपके पास नहीं है। टेलीविज़न में जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसका विजुअल होना इम्पॉर्टेंट है। अब टेलीविज़न में जो दिक्कत आ रही है, विजुअल है हमारे पास, बाइट है हमारे पास, वो हम करते हैं। उसके साथ जो हम अपनी चाशनी डुबोते हैं, जो अपनी बात लिखते हैं, वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। वहाँ कुछ जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हम पे आरोप लग जाता है कि हम तो पार्टी बन गए हैं। वहीं रिपोर्टर बच सकता है कि अगर वो बाइट जो हमारे पास है, जो विजुअल हमारे पास है, उस विजुअल और बाइट के आधार पर अगर हम रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे सीनियर्स ने कहा है, जब हम लोगों ने अखबार में नौकरी शुरू की, काम शुरू किया जर्नलिज्म में, तो एक बड़ी साफ बात कही जाती थी, न्यूज़ एंड व्यूज़ बोथ आर डिफरेंट। व्यूज़ को व्यूज़ की तरह देखिए, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह। आजकल एक मुश्किल ये आ गई है, प्रिंट में भी, डिजिटल में भी और टेलीविज़न में भी, कि हमने न्यूज़ और व्यूज़ को एक साथ मिला दिया है। हम फैसला सुनाने लगे हैं। किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी एडिटर को ये राइट नहीं है जर्नलिज्म में कि वो फैसला सुनाए। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं पास करना है। बहुत ज़रूरी बात है। तो जब सूचनाएं पास करना काम है तो सूचना तो आ रही है ना, उसी सूचना को पास कर दो, अपने शब्द दे दो। तो वहाँ अगर आप ये कर पाते हैं तो फिर गड़बड़ नहीं होगी, और नहीं कर पाते हैं तो फिर अगेन वही बात होगी जो आप कह रहे हैं कि आप पे आरोप लगेगा। तो आरोप लगेगा और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। हमारा जर्नलिज्म इसीलिए थोड़ा सा कहीं न कहीं आंशिक रूप से ही सही, हालांकि मैं आंशिक शब्द कह के अपना बचाव कर रहा हूँ, हम इस समय ज़्यादा बदनाम इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम वहाँ वो बॉर्डर लाइन पार कर जाते हैं, अनजाने में ही सही पार कर रहे हैं। और क्लास ये है कि अखबार से लेकर टेलीविज़न में अब इस बॉर्डर लाइन की जानकारी देने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, हम टीआरपी की दौड़ में टेलीविज़न भाग रहे हैं। हम लखीमपुर जैसा बड़ा हादसा अभी हुआ है, लेकिन देखिए टेलीविज़न पर आर्यन खान चल रहे हैं। तो इसके पीछे दो बातें साफ निकल के आती हैं। जब हम रिपोर्टिंग की, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो लखीमपुर का है तो हादसा,
एक बड़ा इंसिडेंट है, 8-8 मौतें होती हैं, वो किसान की हों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हों, सपा कार्यकर्ता की हों, पुलिस की हों, किसी की हो, मौत होती है, वो आम इंसान की बात। लेकिन वो पॉलिटिकल है, इशू पॉलिटिकल है। लेकिन टेलीविजन पर क्या चल रहा है? आर्यन खान। क्योंकि आर्यन खान बिकाऊ माल है, शाहरुख खान का बेटा है, टीआरपी का गेम है, इसलिए वहाँ चल रहा है। और लखीमपुर का इंसिडेंट जो पूरे देश में एक तरह से तूफान मचाने वाला इंसिडेंट है, वो अन्य कारणों से दब गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब लखीमपुर घटना को इसलिए मीडिया दबा रही है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहा है और वो किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश है, इसलिए मीडिया ने उसको दबा दिया है। सच ये न भी हो तो दिख तो वही रहा है, तो दिख रहा है, तो इसलिए हम कटघरे में हैं। तो हम कटघरे में हैं तो अपने जो जानबूझ के या अनजाने में किए गए कृत्य की वजह से हम बार बार कटघरे में आ जाते हैं। लेकिन हम जन पक्षधर पत्रकारिता की बात करेंगे तो कटघरे से निकल भी सकते। आपने सर बहुत महत्वपूर्ण बात की और शायद इसी वजह से मेरे जहन में एक और सवाल आया है। आज से 15-20 साल पहले की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और आज की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, कितना फ़र्क महसूस करते हैं? अब फ़र्क का तो ये है कि 92 में हम लोगों का करियर शुरू हुआ। मेरी पहली खबर, अपने जीवन की पहली खबर पेज 1 पर छपी थी, जिसमें मेरा नाम छपा था और पेज 1 बॉटम पे छपी। विधानसभा चल रही थी, मैं लखनऊ में रिपोर्टर था। क्राइम की कॉपी थी कि कितने एमएलए, उस समय ये खबर अपने आप में बड़ी खबर कही जाती थी कि कितने एमएलए हमारे विधानसभा में हैं जो अपराधी हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उस दिन विपक्ष के लोगों ने उस अखबार को हमारे विधानसभा में लहराने की उस ज़माने में परंपरा थी, अब तो नहीं परंपरा है क्योंकि हम कटघरे में आ गए हैं, लेकिन उस समय परंपरा थी विधानसभा में लहराने की। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों में वो अखबार लहराया गया। मैं नौजवान पत्रकार था, बिल्कुल नई एंट्री थी हमारी, लेकिन मेरे सीनियर के माध्यम से मुझे कल्याण सिंह साहब ने बुलवाया। उनके खिलाफ खबर थी, उन्होंने मुझे बुलवाया और आप भरोसा करिए, ये नई पीढ़ी को भरोसा करना होगा कि बहुत ही प्रतापी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह साहब। जब उन्होंने बुलवाया तो मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया, क्योंकि मैं तो, मेरे लिए उस समय स्वप्न जैसा था कि कोई चीफ मिनिस्टर मेरे जैसे नए बच्चे को आवाज़ दे रहा है। लेकिन जब मैं गया तो मैं हतप्रभ था कि उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा। मेरे लिए वो बहुत उम्र में बहुत बड़े थे और मैं कह सकता हूँ कि पिता तुल्य थे। उन्होंने जब पीठ पे हाथ रखा तो सिर्फ 2 बातें बोली, शाबाश, बहुत अच्छे, अच्छा लिखते हो और अच्छा लिखो, बैठो मिठाई खाओ। सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा और बैठा के उन्होंने हमें चाय पिलवाई, मिठाई खिलाया और मैं चला आया। तो मुझे लगा कि कितना बड़ा कद था कल्याण सिंह का कि एक रिपोर्टर को, एक छोटे से रिपोर्टर को, जो बिल्कुल नया बच्चा था। अच्छा, मुझे सोचते ही हंसी आ रही है आज की परिस्थिति जब हम जो सामने देखते हैं और जो आपने अभी जिस वाक़ये की चर्चा की और उस स्थिति में बड़ा फ़र्क नज़र आता है सर। आज हम सोच नहीं सकते कि हमारे खिलाफ कोई खबर लिखेगा और हमें ही चीफ मिनिस्टर बुला के शाबाशी देगा या पीठ ठोकेगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में मैं 30 साल बाद भी कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ फैक्ट्स थे, किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ नहीं था, उसमें फैक्ट्स थे, फैक्ट्स प्रोड्यूस किए गए थे, इसलिए उनके पास भी कहने को था। लेकिन उन्होंने ज़रूर पता किया होगा कल्याण सिंह साहब ने, तभी उन्होंने मुझे बुलवाया, क्योंकि मैं नया था उस समय, मेरा करियर बिल्कुल साल भर, 1.25 साल का करियर था और तब उन्होंने ये बात कही थी। तो ये बदलाव आया है पहले में और अब में, ये चेंज है जो ज़बरदस्त चेंज है। ठीक बात है सर। अक्सर देखा जाता है कि जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ आती है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, ये किस तरह से अलग हैं और कितना फ़र्क है इन दोनों में? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में हमें तमाम पार्लियामेंट के नियम कानून की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे विनती करूंगा कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पर हम लोग एक अलग कंटेंट क्रिएट करिए। और पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग देखने में तो एक जरा से दिखती है, बट पार्लियामेंट के एक सर्टेन नॉर्म्स हैं। रिपोर्टर को, या आमतौर पर मैं मानता हूं कि हमारे तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो 10-12 साल तक के जर्नलिस्ट हैं, कई बार उन्हें भी नहीं पता होता है कि विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के पास कितनी पावर है और हमारी एक गलत रिपोर्टिंग पर वो हमें कैसे हवाई जहाज़ बना सकता है। लोकसभा अध्यक्ष हमें जेल भेज सकता है, राज्यसभा के सभापति हमें जेल भेज सकते हैं, अपने राज्यसभा से, लोकसभा से, हमें वो तलब कर सकते हैं, हमें वो समन कर सकते हैं, हमें जाना पड़ेगा। तो ये पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कंप्लीट नियम कानून में बंधी हुई है
और उसको हमें अलग से समझना होगा। पॉलिटिकल और उसको दोनों को मिलाया नहीं, चूँकि वहाँ पॉलिटिक्स के लोग ही पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभा विधान परिषद में बैठते हैं, इसलिए हम उसको ऐसा लग सकता है कि वो एक है। बट उस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे अलग से एड्रेस करिए, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग भी एक अलग विधा है, एक अलग तरीके से उस रिपोर्टिंग को करने की परंपरा है। उसमें नियम कानून के दायरे में रह के हमें करना होता है, और हमारी एक चूक रिपोर्टर को, संपादक को या पूरे समूह को कटघरे में खड़ा कर सकती है। हालांकि पॉलिटिक्स में भी चूंकि गिरावट आई है, तो अब उतनी हिम्मत जुटाना किसी भी सम्मानित पद पर बैठे, किसी भी संविधान के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। लेकिन वो चाहे तो हमें 1 मिनट में हवाई जहाज बना सकता है, हमारी एक गलती की वजह से। उसके पास इतनी ताकत है, इसलिए उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग पर ही इसको केंद्रित करें। ठीक है सर, चलते चलते क्योंकि आज तमाम सवालों के जवाब आपसे हमने जाने, एक आखिरी चीज़ जो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आज एक मीडिया का बड़ा समूह है जो वाकई में सवालों के घेरे में, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन ये नौबत कैसे आ गई और इससे कैसे बचा जा सकता है? मैं पहले जो मैं कह रहा था वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा। जन पक्षधर पत्रकारिता का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। गांधी ने जब पत्रकारिता शुरू की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब पत्रकारिता शुरू की, पटेल ने जब पत्रकारिता शुरू की, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता शुरू की, तो इन सारे लोगों की, गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब पत्रकारिता शुरू की, तो सबका आधार था पब्लिक ओरिएंटेड जर्नलिज्म, जन पक्षधर पत्रकारिता। सर एक और चीज़ मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हम रिपोर्टर्स की बात कर रहे थे, अब बात है मीडिया समूह। सवालों के घेरे में मीडिया समूह भी हैं, पत्रकार। एग्जैक्टली उसी बात को मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ कि जब हम जन पक्षधर पत्रकारिता करते हैं तो हमारे सामने मुश्किल नहीं आती है। जब हम ताजे संदर्भ में जब बात करेंगे, हम राजेंद्र जोशी का नाम लेंगे, प्रभास जोशी का नाम लेंगे, ये कुछ ऐसे पत्रकार जो हमारे सामने थे, जिनको हम लोग पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, इन्होंने जन पक्षधर पत्रकारिता को बढ़ावा दिया। जब जन पक्षधर पत्रकारिता को आप नहीं बढ़ावा देते हैं, आप बायस्ड होकर पत्रकारिता करते हैं, चाहे वो डेस्क पर बैठ के, चाहे रिपोर्टिंग बैठ के, चाहे एडिटर के रूप में, तो फिर मीडिया कटघरे में आता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो कोई माध्यम हो। हमें केवल पत्रकारिता का एक लाइन का सिद्धांत, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की बात कीजिए, और सरकार के मतलब की सूचनाएं पब्लिक तक और पब्लिक के मतलब की सूचनाएं सरकार तक पहुंचा दीजिए। मैं आज भी लिख के देने की स्थिति में हूं कि आज भी पत्रकारिता में बड़ी संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं मानता नहीं हूं कि पत्रकारिता कटघरे में कभी खड़ी हो सकती है। पत्रकारिता कटघरे में नहीं खड़ी है, कुछ लोगों की वजह से पत्रकारिता कटघरे में खड़ी है, तो इसलिए मैं पत्रकारिता को कटघरे में नहीं मानता, लोगों को कटघरे में मानता हूं। मीडिया हाउस को कटघरे में नहीं मैं मानूंगा, मीडिया के कुछ लोगों की वजह से मीडिया हाउस कटघरे में आ गया है। अगर पत्रकारिता अपनी लीक को नहीं छोड़ेगी, मैं मुतमईन हूं और काफ़ी हद तक भरोसे से कह पा रहा हूं कि अभी भी पत्रकारिता है, तो अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तब जब लोग ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता बिकाऊ है, जब वो ये लोग कह रहे हैं कि पत्रकार बिक गए हैं, जब वो ये लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया का जोर है, तब भी पत्रकारिता में अभी भी पत्रकारिता ने इतिहास रचे हैं इसी देश में। पत्रकार और पत्रकारिता की वजह से अनेक दृष्टांत ऐसे हैं जिनका खुलासा हुआ है, जिसमें मुजरिमों को सज़ा मिली है, जो केस बाहर आए हैं, जो तमाम अच्छे काम हुए हैं, समाज में दिख रहे हैं, उन कामों को इस रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये पत्रकारों की वजह से, पत्रकारिता की वजह से हुआ है। तो ये जो शोर है, इस शोर में कहीं वो चीज़ें गुम हो रही हैं, और मैं पत्रकारों से, पत्रकारिता के लीडर्स से, एडिटर्स से ये बार बार कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि वो जन पक्षधर पब्लिक ओरिएंटेड जर्नलिज्म को न छोड़ें। अगर उन्हें पेशे को कायम रखना है, पेशे की शुद्धता को कायम रखना है, खरे सोने की तरह मीडिया को दिखाना है, तो अगर जन पक्षधर पत्रकारिता करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी इस चर्चा में मुझे एक चीज़ बड़ी अहम लगी, और मैं बड़ा मुतमईन हूँ आपके साथ इस चर्चा के बाद कि पत्रकारिता में आज भी काफ़ी संभावनाएं हैं, अगर पत्रकार सही मायने में पत्रकारिता करता है तो, और जन सरोकारों से जुड़ी अगर पत्रकारिता करता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमें मौका दिया कि हम अपने जो नए साथी हैं उनके लिए कुछ अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकें। अगले समय
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी और बीट की, किसी और विषय पर। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए महर्षि यूनिवर्सिटी का ये YouTube चैनल राजवार्ता, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।